हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। ये जो पेड स्पोक्स पर्सन है और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती, एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग पीटीआई में ना आए। 4 लोग हैं जिन्होंने कि वो बनाए हुआ उद्यम मचाया हुआ है, बाकी पूरी पार्टी यूनाइटेड है। अपनी जो डिसिप्लिन की कार्रवाई है उसके सिलसिले में भी बातचीत और कुछ फैसले होंगे। कोई सख्त कार्रवाई भी हो सकती है उनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि हिकमत से चलो, कुछ लोग कहते हैं जोश से चलो। तो चाहे शहरियार हो गया, चाहे अली मोहम्मद हो गया, मैं शेर अफजल मरवत, असद कैसर, जुनैद अकबर, सलीम रहमान, तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल जब ये 9 मई के बाद। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई ने भी पार्टी में जो 2 वाज़े धड़े बन चुके हैं उनका भी एतराफ़ भी किया और दोनों ग्रुपों को कल अडयाला जेल में उन्होंने तलब भी किया है। इमरान खान से मुलाकात करने वालों में उमर अयूब शामिल होंगे। इसके अलावा सेनेटर शिबली फराज और पीटीआई के तर्जुमान रऊफ़ हसन, शहरियार अफरीदी, जुनैद अकबर, शानदाना गुलजार वगैरह हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से मुलाकात के बारे में दरियाफ्त करने पर बानी पीटीआई ने खामोशी इख्तियार की। इतलात के मुताबिक पीटीआई के अंदर इस वक्त 2 बड़े वाज़े ग्रुप बन चुके हैं। एक तरफ बैरिस्टर शेर अफजल मरवत हैं, शानदाना गुलजार हैं, मिर्ज़ा अफरीदी, जुनैद अकबर। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, अली जफ़र, शुएब शाहीन, फैसल जावेद, इंतज़ार पंजोथा और नईम पंजोथा भी शामिल हैं। लेकिन दोनों अतराफ़ के जो फॉरवर्ड ब्लॉक हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन असल हकीकत ये भी है कि इमरान खान साहब की जो मिसेज़ हैं और उनकी जो सिस्टर हैं उनके भी अलग अलग धड़े तहरीक इंसाफ में बन चुके हैं। जमात के अंदर इख्तिलाफात की तरदीद किसी ने अभी तक नहीं की। गुज़श्ता कुछ रोज़ से पार्टी के साबिक रहनुमा मौजूदा रहनुमाओं पर तनकीद करते हमें नज़र आ रहे हैं। मौजूदा अहदेदारों में इल्ज़ामात भी उन पर आयद कर रहे हैं। साबिक वफाकी फवाद चौधरी के बकौल मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ, और इसमें मतलब ये बात लॉजिकल इसलिए भी है कि जब वो बाहर आ जाएंगे तो शायद इन लोगों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। शेर अफजल मरवत को उन्होंने जो कहा, जरा सुनिए। यार ये सारे ड्राइवर ही जीत के आ गए हैं, नहीं आए, कमाल कर रहे हो आप। शेर अफजल मरवत बेचारा जो है, क्या मतलब इसको ये आराम से ये इसने ये क्या ड्राइवर ही जीत गया है ना। क्या बातें कर रहे हो, ये उसी लेवल के लोग हैं ना। क्या है इनका, क्या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, क्या लोग हैं ये जो सारा एक पूरा आ गया अफजल मरवत टाइप लोग जो आ गए हैं। ये तो ऐसे ही है ना, हादसे में आ गए ना, ये तो हादसा है। जब हादसा होता है तो उसके अपने इम्प्लीकेशंस होते हैं। आएगा तो फिल्म शुरू होगी ना, हीरो तो अंदर है, आएगा तो फिल्म शुरू होगी। ये तो सारे आइटम सॉन्ग के जरिए प्रोड्यूसर है, हमें जरा तमाशा लगाया हुआ है। ये तो अफजल मरवत उधर से चलता है, मालागंज से पेशावर क्रॉस करता है, इस्लामाबाद क्रॉस करता है, लाहौर क्रॉस करता है, कुसूर जलसा करके वापस चला जाता है। मियां असलम वो वहां से निकल के अपनी बेटी की शादी में लाहौर नहीं जा सकता। हमाद अजहर 13 महीने हो गए हैं, वो बेचारा जाके अपने वालिद को नहीं मिल सकता। उसने तो अपने बेटे को वंडरफुल बगैरत कह दिया है, तो अब उसको मैं क्या कहूँ, उसमें अक्ल ही नहीं है। अब शेर अफजल मरवत साहब ने जो कहा वो भी सुना दीजिए। फवाद चौधरी साहब का ये हक नहीं बनता है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत पे तनकीद करें, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे, वो दिन और वो मैं जिसका चुशमदीद हूँ, क्योंकि मैं उधर ही मौजूद था, उसके इस भागने के फेल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुकाया था। अब तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात का सिलसिला कोई नया नहीं। ये मामला सेनेट में टिकट की तकसीम से शुरू हुआ जब पार्टी लीडरान ने सेनेट के टिकट के उसूल के लिए एक दूसरे को आड़े हाथों लिया था। इसके बाद इख्तिलाफात में मजीद इजाफा उस वक्त देखने में आया जब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर शेर अफजल मरवत के नाम की बाज़गश्त सुनाई दी, जिस पर चंद पार्टी रहनुमाओं ने इख्तिलाफात जो है खुलकर इजहार उसका किया, जिसके बाद अब शेर अफजल मरवत ने पार्टी लीडरान के खिलाफ बयानबाजी खुलकर शुरू कर दी, जिस पर उन्हें पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से निकाल दिया गया। इख्तिलाफात का मामला यही नहीं रुका। 30 जून को पीटीआई के कारकुनान ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। धक्म पेल भी हुई। कारकुनान का यह कहना था कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इमरान खान और उनकी अहलिया की रिहाई के लिए बाकायदा एहतजाजी प्रोग्राम
तश्कील नहीं दे रही, जिसके बाद उमर अयूब ने ज़ाती मसरूफियात को वजू बनाकर पार्टी ओहदे से सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ग्रुप की खबरें भी सरगर्म है। 21 अरकान कौमी असम्बली का कहा जा रहा है कि उन्होंने वो शायद अपना अलग ग्रुप बना लेंगे। ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि शहरियार अफरीदी के इस्तीफ़े से मुतालिक बयान के बाद 27 से ज़्यादा मेंबरान ने इस्तीफ़ों पर मुशावरत भी की, जबकि शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद मेंबरान ने पार्टी की मौजूदा क़यादत की मुबैना नाअहली पर एहतजाज भी किया। हालिया दिनों में पार्टी के साबिक ओहदेदारान भी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने पार्टी की मौजूदा क़यादत को आड़े हाथों लिया हुआ है। हमने फवाद साहब की बात की, साबिक वफाकी वजीर अली जैदी भी उतर चुके हैं मैदान में। उनके बकौल वो पार्टी में वापस नहीं आना चाहते और ना अब सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी PTI की मौजूदा क़यादत से काफ़ी शिकवे शिकायत हैं। आज आप मोहम्मद जुबैर को पार्टी में लेने के लिए खड़े हैं। जिस आदमी ने आपकी हुकूमत गिराई, जो टीवी पे कह रहा है, उसको लेने के लिए तैयार हैं, और जो जेल गए और मजबूरी में छोड़ के गए उनके लिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, फवाद की, किसी और की, इमरान इस्माइल की, तो आप उनको कहने जगह नहीं है। और बाय द वे, just for my humble submission to the leadership of Tehreek Insaf is constitution of the party, क्योंकि हम भी वो थे जो हमने पार्टी से मेंबरशिप टर्मिनेट सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन के सिग्नेचर पे हो सकती है। अब PTI के साबिक ओहदेदारों के इल्जामात और बयानात का जायजा लेने के लिए कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फवाद चौधरी, अली जैदी समेत दीगर ओहदेदारान के बयानात पर गौर किया गया। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन के बकौल पार्टी छोड़ने वालों को PTI से निकाला जा चुका है और उनका पार्टी में वापसी का कोई इम्कान नहीं। जो लेटर ऑफ टर्मिनेशन है उसमें कहा गया है कि आपने एक और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसलिए अब आपका PTI में कोई शुमार नहीं है। सो इनका कोई राइट नहीं है। यही कल रेजोल्यूशन में आया कि यू हैव नो मॉरल राइट टू कमेंट ऑन PTI। कल लंबा हमारा इजलास हुआ था, उसमें बिल्कुल ये डिस्कस किया और इन डिटेल हुआ है। उसमें सबके ऊपर बाद में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है कि इन लोग जो है इनको पार्टी से निकाला जा चुका है, और ये कि जी उनका पार्टी में वापस कोई मकाम नहीं है और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इरेलीवेंट हैं। तो राजी तफसीली गुफ्तगू करेंगे साबिक वजीर इत्तलात और किसी वक्त में तहरीक इंसाफ के इमरान खान के बड़े करीबी साथी, और तहरीक इंसाफ को जाना ही इनकी वजह से जाता था, फवाद चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ये बताइएगा कि अब व्हाट्स नेक्स्ट? आपने 3-4 इंटरव्यूज आप दे चुके हैं, हर एक एंगल पे आप बात कर चुके हैं। आपके इंटरव्यूज के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर से लीडरशिप ने कोई राब्ता आपसे किया कि यार देखिए, जो पुरानी लीडरशिप है जो हमारे साथ थी, उनसे तो रब्ता रहता ही है, और अच्छा। पहले भी रहा और अब भी रहता है, और बातचीत होती रहती है, एक्सचेंज होते रहते हैं व्यूज़। जो ये जो अपना नए 2-3-4 लोग हैं, ज़ाहिर है इनको तो हम इतना जानते नहीं हैं। मेरे ख्याल में तो इमरान खान भी इनको इतना नहीं जानते, तो जाहिर है कि इनसे तो हमारा ताल्लुक नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनसे तो रब्ता रहता है। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर में आजकल में अली अमीन गंडापुर हैं, असद कैसर साहब हैं, और बाकी लोग हैं जिनसे रब्ता हो रहता है, छोटा मोटा, कभी फ़ोन आया हो गया, हमने कर दिया। मैंने भी पहले भी ये मैंने कहा था कि देखें ना, ये लोग जो हमारे साथ रहे हैं सारे, जिन्होंने कुर्बानी, क्योंकि देखें ना, कुर्बानियाँ तो आदिल आप तो खैर सारा कवर करते रहे हैं, वो दी हैं, उस लीडरशिप ने दी हैं जो 9 मई से पहले, हुकूमत टूटने और 9 मई से पहले तक जो थी वो थी। ठीक, जो अभी फिर बाद में रिप्लेसमेंट हुई या वैक्यूम हुआ, तो हम सबको तो चूँकि ठुड्डे मार के जेलों में डाल दिया गया, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो वैक्यूम फिल नहीं हो सका। तो उसकी वजह से एक ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ में क्राइसिस है। उसकी वजह से इमरान खान 13 महीनों से जेल में है, इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट के बावजूद, 8 फरवरी के इंतखाबात में इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद। और अनफॉर्चुनेटली जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं या हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इन लोगों को जो है वो उस तरह से मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक कि क्यों उनके ऊपर जो है वो ये जुल्म और ज़्यादतियाँ अब जारी हैं। उनको अगर मौका मिले और वो आके कुछ क़यादत में संभालेंगे, क्योंकि देखें ना, तहरीक इंसाफ ही इस वक्त पाकिस्तान की आवाम है। इमरान खान ही बाकी बहुत बड़ी सपोर्ट है इमरान खान साहब की। लेकिन चौधरी साहब, एक तल्ख हकीकत ये भी है कि आप मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सामने रख के और उनके साथ एक जंग का माहौल बना के कितना अरसा ये मामला, ये मेरा नहीं ख्याल इमरान खान ने बनाया हुआ, ये तो दूसरी तरफ से। इसको ख़त्म होना चाहिए, मैं तो आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इसको जो है फ़िलहाल जो माहौल बना हुआ है उसमें बड़ी तलखियाँ हैं, और तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि देखें, अगर पॉपुलैरिटी 60-40 भी हो ना,
तो फिर भी पावर जो है उस पर आप उसको कर सकते हैं बैलेंस। लेकिन यहाँ तो 80-20 पे मामला है, इफ़ नॉट 85। तो इतनी बड़ी जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, वो उसको सबड्यू नहीं किया जा सकेगा। और उसके साथ इमरान खान ही पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं। और उनको ये जिस तरह से आज पंजाब हुकूमत ने कह रही है कि हम ये केस बना देंगे, वो केस बना देंगे। एक तो इस वक्त दुनिया की जो बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स हैं, जो दुनिया के बड़े इदारे हैं, वो अब बड़े पाकिस्तान को मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। और उसके बाद इस तरह के केसेस मजीद आएंगे, पाकिस्तान की रेपुटेशन और ख़राब होगी। ठीक। और आप तो साहब, ये तलखी की जो आप बात कर, ये तलखी ख़त्म कौन करेगा जब अभी भी ट्विटर पर लाखों गालियां फौज को निकाली जाए? जो बाहर बैठे खुसूसन लोग हैं, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, देखें यार, व्लॉग्स हैं, ट्विटर सोशल मीडिया तो देखें ना, किसी के काबू में तो नहीं है। वो तो हमें भी इतनी गालियाँ पड़ रही हैं होती हैं, आपको पड़ रही होती हैं। ट्विटर पे तो वैसे ही लोग जो है ना, वो आपके दुखों को भी मजाक बनाना, आपके ऊपर आप अस्सलाम वालेकुम भी लिखेंगे ना लोग नीचे, तो नीचे गालियाँ ही आती हैं। इस पार्टी के हो जाए, उस पार्टी के हो जाए, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सभी में टॉक्सिक लोग भी हैं, अक्लमंद लोग भी हैं। तो ये तो इग्नोर ही करना पड़ता है। देखें ना, अगर आपका एक्सपोजर है, अगर आपको लोग जानते हैं, आते हैं, तो बस फिर आपको बेशुमार चीज़ें इग्नोर करके हर एक को गोली तो नहीं मार देंगे। आपने इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की है? मैंने इन अ सेंस कोशिश तो नहीं, मेरी तो जेल में तो 2-3 मुलाकातें हुई। ACP का जब केस चल रहा था, उसके बाद जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे मैसेज आया मुलाकात का, और उसके बाद वो इन साहबान ने जाके जो है वो कहा जी अभी ना करें, तो वो स्टेल हुई है। बाकी जो है जब बुलाएंगे हम चले जाएंगे। मुलाकात की कोशिश क्या करनी है, जब खान साहब बुलाएंगे तो चले जाएंगे। ठीक। आपके ख्याल में जो इस वक्त जो पार्टी की जो बाकी सेकंड टियर जो लीडरशिप है जो बाद में आई, उनके जो ख्यालात आपके बारे में हैं, इमरान खान साहब के ख्यालात आपके बारे में मुख्तलिफ हैं? इमरान खान साहब से तो जो मेरी मुलाकात हुई है उसमें तो इमरान खान को तो पता है ना। जिस तरह मैंने कहा कि सच्ची बात यह है कि इन लोगों को तो खान साहब का इतना नहीं उस तरह से जानते, जिस तरह से हम तो दिन रात 2016 के बाद हम तो दिन रात खान साहब के साथ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों का शायद एक प्रोफेशनल ताल्लुक होगा, कोई लॉयर होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन हमारा तो एक बहुत उनसे जो है वो एक बहुत वक्त हमारा गुजरा है उनके साथ, और चीज़ें जो है उनके हवाले से मुख्तलिफ हैं। और इवन जो लीडरशिप हमारी इस वक्त, ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि देखो, अनफॉर्चुनेट ये है कि मियाँ असलम इकबाल जो हैं वो भी 13 महीने हो गए हैं, वो वापस अपने घर नहीं जा पा रहे। उनको पुलिस ने अपनी बेटी की शादी नहीं करने में अटेंड नहीं करने दी। हमाद अजहर को 13 महीने हो गए, वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो रीयूनिफाई नहीं हो सके। और इसी तरह से और बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत सफ़र किया। और केपी के लिए पॉलिसी जो है वो और है गवर्नमेंट की, और पंजाब के लिए और है। पंजाब में तो असल में इस्लामाबाद केपी में वैसे उस तरह से गिरफ्तारियां और वो भी नहीं हुआ, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हुआ। पंजाब में तो बर्बरियत की, फस्तायत की एक नई मिसालें कायम की गई हैं ना, और अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ कॉन्टिन्यूइंग। जो इस वक्त एजाज चौधरी साहब के साथ, महमूद रशीद के साथ, उमर चीमा के साथ, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, ये जो सारे लड़के हम, और इसके अलावा जो लड़कियां और लोग हैं बेचारे, ये तो पता नहीं है जुल्म कब खत्म हो। अच्छा चौधरी साहब, अब महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं, लेकिन जिस किस्म के बयानात तहरीक इंसाफ के लोग उनके बारे में, और जो शुकूक व शुबहात, और वो एक तो क्या आप समझते हैं कि वे फॉरवर्ड जो है महमूद खान अचकज़ई निकाल सकते हैं? 100%। अच्छा, 2 ही लोगों को आपने मैंडेट दिया है, आपने महमूद अचकज़ई और असद कैसर साहब को कहा है कि अलायंस बनाने दें। तो अब मेरी तो यही मुझे रिक्वेस्ट होगी जो मौजूदा लीडरशिप भी है उससे भी, कि अब आपने उन पर एतमाद किया है तो अब आप उनको करने दें। महमूद अचकज़ई और असद कैसर साहब जो हैं वो अगर एक अलायंस बना लेते हैं तो फिर उसके नतीजे में एक पाकिस्तान के अंदर, देखो ना, ये हुकूमत सियासी, इखलाकी और कानूनी तौर के ऊपर तो जंगें हार चुकी है। अब तो चूँकि मोरालिटी ही नहीं है, और वो कहते हैं कि आप फिजिकली हमसे ले सकते हैं तो ले लें, वरना तो हमने नहीं देनी। अब तो यही बात है ना, फिजिकली लेने के लिए आपको स्ट्रीट पावर चाहिए, और स्ट्रीट पावर के लिए आपको मौलाना फजलुर रहमान की, जमात इस्लामी की और GDA की ज़रूरत है। तो ये 4 पार्टियाँ खड़ी होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो फिर आगे फोर्स बनेगी, वरना नहीं। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, जो बड़ी अच्छी आपकी हुकूमत, ठीक ठाक इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाजवा साहब के साथ, फैज़ साहब के साथ बड़े अच्छे रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन, 3.5 साल, वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग इन योर ओपिनियन? वो तो 100% बाजवा साहब की एक, मैं समझता हूँ कि
मेरा तो खैर हमेशा उनसे एहतराम का रिश्ता रहा है, मैंने कभी इस तरह उनके ख़िलाफ़ बात भी नहीं की है, करना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ रवाज है चला जाओ तो बंदा ख़िलाफ़ हो जाए। बाजवा साहब की जो सच्ची बात यह है कि उनकी जो एक अजीबो गरीब डिज़ायर उनकी कि एक एक्सटेंशन मैंने ले ली है अब पीटीआई से, तो दूसरी एक्सटेंशन मैं नून लीग से ले लूँ 3 साल की, इसकी वजह से ये सारा गंद पड़ा। उसकी वजह से बाजवा साहब की अपनी लेगेसी भी तबाह बर्बाद हो गई। 2 कश्तियों पे पाँव रखे हुए हैं, दोनों ने जो है वो अब उनको जो है वो सुनानी भी शुरू, लेकिन उनको एक्सटेंशन तो नहीं मिली और आखिर में वो भी नाकामी हो गई। वो नाकामी हो गई। तो इसमें तबाह कौन थी? अगर इन द हाइंडसाइट मैं सोचता हूँ कि अगर बाजवा साहब पहली एक्सटेंशन भी ना लेते तो वो एक बहुत बड़े बंदे होते पाकिस्तान की हिस्ट्री के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही ऑप्टेड फॉर एक्सटेंशन और उन्होंने रुइन कर लिया अपनी सारी लेगेसी। तो मतलब बाजवा साहब की एक्सटेंशन और दूसरी तरफ पीटीआई ने आपने उसको बना दिया अमेरिकी साजिश, तो फिर कोई नहीं थी ना अमेरिका जो तो साइफर आया था वो तो थी ना। नहीं, साइफर देखिए अपनी जगह, पाकिस्तान में तब्दीली जो भी होती है ना इस तरह से, देखिए वो उसमें जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी एक जो है ना आंख का इशारा तो चाहिए होता है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो पाकिस्तान 1952 से एक वॉर इकोनॉमी चला रहा है, हमारी अपनी इकोनॉमी तो है कोई नहीं। हम तो यही करते हैं कि यहाँ पे पहले वियतनाम वॉर आ गई, फिर उसके बाद पहले कोरियन वॉर आ गई, फिर वियतनाम वॉर आ गई, फिर अफगान वॉर्स आ गई, तो हम तो इसी तरह से एक सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो अपना हम इकोनॉमी चलाते थे। अब मसला यही पड़ गया ना, अब हमें पहली बार अपनी इकोनॉमी बनानी पड़ रही है, हमारे हाथ पांव फूल गए हैं कि हमने करना क्या। तो जाहिर है कि जब भी हुकूमतें आती हैं बदलती हैं, उसमें इनका जो किरदार है वो तो है ही है, उसमें वो जो लैंग्वेज है उसकी वो भी आपको सामने नजर आती है कि क्या लैंग्वेज है, कैसे किया गया। तो अमेरिकी साजिश थी, बाकी तो इंटरप्रिटेशन है ना, बाकी इंटरप्रिटेशन है। आप नहीं, मैं इसलिए इसलिए समझना चाह रहा हूँ। देखिए एक तो बाजवा या तो मतलब ये कि बाजवा साहब और अमेरिका ने मिलकर ये साजिश की। देखिए बात यह है कि ये आगे मैं कह रहा हूँ इंटरप्रिटेशंस की बात है, तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन कर लें या इमरान खान अपनी इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, हम अपनी इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्शनेबल। ठीक, अच्छा हामिद खान साहब से क्या इशू क्या है आपका? हामिद खान साहब से हमारा पुराना इश्क है। अच्छा बाहर पॉलिटिक्स के ज़माने से, क्योंकि ये लोग जो थे वो एक बार के धड़े में हैं, हम दूसरे बार के धड़े में हैं, और इस वजह से हमारा पुराना जो है वो एक क्लैश चलता रहा। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर मुकाम पे इन्हें शिकस्त दी है, आइंदा भी शिकस्त देंगे। चलिए साहब मैं एक ब्रेक ले लूँ, ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है मजीद इन तरफ दाखिल हो गई है। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब अब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब आपको बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं अनकरीब, और अगर उनको निकालना पड़ा तो स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके ख्याल में? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इमरान खान को अगर हम कहें कि अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर हमने रिलाई करना है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अदालती फ़ैसलों की एक लिमिटेशन है, और पॉलिटिकल केसेस में जब तक आपकी पॉलिटिक्स लीड ना कर रही हो, हमेशा आपको अपनी पॉलिटिक्स को लीड पे रखना है और लीगल स्ट्रेटजी को आपने उसके नीचे रखना है। जो इस वक्त पीटीआई में प्रॉब्लम यही आ रहा है कि उनकी लीगल स्ट्रेटजी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को ड्राइव कर रही है, इस तरह से नहीं हो सकता। अब आप देखिए ना कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इमरान खान जो कह रहे हैं, इमरान खान ये कह रहे हैं कि आप जो एहतजाज है या स्ट्रीट है उसको मजबूत करें। पीटीआई की जो लीडरशिप है उसने वो ट्रेन मिस कर दी है। जो आपने एहतजाज करना था वो 9 फरवरी को करना चाहिए था, जब इलेक्शन आपके नज़रों के सामने चोरी हो रहे थे। वो किसने नहीं होने दिया आपके ख्याल में? नहीं, उस वक्त जो मुझे बताया गया है वो पीटीआई के रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं वो कहते हैं कि 9 मई को जब मीटिंग हुई और कोर कमेटी ने कहा कि एहतजाज होना चाहिए, तो शिबली साहब ने और हामिद खान साहब ने कहा कि नहीं, हम पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट में आपको कोई जाने ही नहीं दे रहा तो रोल आप क्या अदा करेंगे? तो उसमें वो ट्रेन मिस कर दी। फिर जब लियाकत चट्टा ने आके ये जो धांधली है वो सारी सरे बाजार फोड़ दी कि धांधली कैसे हुई, आपने उसका साथ नहीं दिया, तो उसकी वजह से एक बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने जो है आ गया और हम उसमें कुछ नहीं कर सके। सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ फ्रेंकली कि जब तक आप अलाइंस नहीं बनाते, जब तक मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और जीडी और पीटीआई इकट्ठी नहीं होती, तो उस वक्त तक आपके सीरियस मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई को नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त उन्हें फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और जीडीए से मुज़ाकरात का सोचना चाहिए। जब ये मुज़ाकरात हो जाते हैं
एक चीज़ हो जाती है, फिर आप जो है इसको आगे ले जा सकते हैं और फिर आपकी बातचीत को सीरियस भी लिया जाएगा। क्योंकि देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा की जो 99% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है वो तो पीटीआई और जेयूआई के पास है। जब केपी इतना बड़ा एक रिप्रेजेंटेशन केपी एक तरफ हो जाएगी तो फिर फेडरेशन ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक पूरा सूबा इसकी लिटरली लाइक 100% पॉपुलेशन या रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक तरफ हो, उसको इग्नोर करके फैसले करे। तो इसलिए फजलुर रहमान का और इमरान खान का जो अलायंस है, दैट क्रिएट्स अ की फैक्टर फॉर नेगोशिएशंस टू प्रोसीड। लेकिन इस सेंस का, पॉलिटिकल सेंस का प्रिवेल होना मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप में तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि सारे वकील हैं जो 1.5-2 सालों से पीटीआई में आए और वही चीज़ों को इस वक्त लीड कर रहे हैं। वो क्यों होने देंगे ये? नहीं, ये बात ठीक है आपकी, उसकी वजह से ही तो अभी तक हो नहीं सका, हो जाना चाहिए था अब तक। और यही उम्मीद है मुझे असद कैसर और महमूद अचकज़ई साहब से उम्मीद है कि वो इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अगर वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो फिर तो एक क्राइसिस है, फिर तो पॉपुलेशन का। और देखो प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है वो और दूसरी तरफ 80-20 के ऊपर चल रहा है। मुल्क जो है ना 60-40 पे भी हो तो चल जाता है, इतने बड़े फ़र्क पे चलना बड़ा मुश्किल है। सो आई एम वेरी एक्चुअली, कल वो अदील मलिक साहब ने जो एक आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें बड़ी एक लंबा आर्टिकल है, हमारे जो प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड से, अगर आपने उसको आपकी नज़र से गुजरा हो तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ऑन द वर्ज ऑफ अरब स्प्रिंग है। तो अभी तो थ्योरी यही है ना बेसिकली, देखो ना इस हुकूमत की थ्योरी तो यही है कि जनाब इस हुकूमत को जितना मर्जी लोगों को मार कुट लो, इन्हें कड़ा निकलना, तो कोई नहीं ऐसे चलता जाएगा। लेकिन आपकी एक अनफॉर्चुनेटली सोचते नहीं है ना लोग कि हादसा तो एक दफ़ा ही होना होता है। सो एनी एक्सीडेंट एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इसलिए सोसाइटी को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। और नॉर्मलाइज करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को ही एक कदम पीछे हटना है ना। इमरान खान ने क्या करना है, वो तो ऑलरेडी जेल में है। हुकूमत का क्या है हटना, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट नहीं है ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप तो देखें, ऐसा नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की। ये जब बात करते हैं ना पीटीआई में लोग कि नहीं एस्टैब्लिशमेंट से अकेले हम कर लेंगे हुकूमत, ये भी दुरुस्त नहीं है। देखें जो भी है पीएमएलएन की पीपल्स पार्टी पार्टनरशिप में है एस्टैब्लिशमेंट से, और ये पार्टनरशिप जो ख़त्म होना एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी तबाहकुन है। सो ये इकट्ठा ही ग्रुप जो है वो बातचीत करेगा, इकट्ठा ही ग्रुप जो है वो रिजॉल्व करने की पोजीशन में है। तो दिस आइडिया दैट ओनली एस्टैब्लिशमेंट कैन एक्चुअली। और दूसरी बात आदिल ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान की ये जो बूम है, ये जो इस वक्त इतना बड़ा वो हो गए हैं और जो पीटीआई इतनी बड़ी हो गई है, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है जिसके ऊपर पीटीआई जो है खड़ी है। अगर आज आप ये तासुर बना दें कि इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की सुलह हो गई है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अलहदा हो गई हैं, तो ये भी एक डिजास्ट्रस होगा पीटीआई के लिए, और फिर शहबाज शरीफ में और इमरान खान में तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक, आखिर में चोई साहब, क्या अब इसी चीज़ को अगर वे फॉरवर्ड लेके जाएं और ये मुज़ाकरात अगर होते हैं एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट और इस तरफ अपोजिशन में, क्या आप समझते हैं कि एक कदम पीछे हटना एस्टैब्लिशमेंट का ये होगा कि वो मान जाएंगे कि जी आए फ्रेश इलेक्शंस कर दें? मुझे तो नहीं लगता कि वो आसानी से मानेंगे या जाने के लिए। इलेक्शन का ऑडिट तो होगा ही ना, इलेक्शन ऑडिट अगर हो तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है। देखिए सबसे पहली बात, तलखियों की बात में कमी लाने की जरूरत है। इलेक्शन वैक्शन बाद में देख लेंगे, पहले तो ये यकीन होना। अभी तो देखो ना इस पे बात अड़ी हुई है कि जी इमरान खान आएगा तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, और इमरान खान को यकीन है कि ये पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। पहले स्टेज से तो नीचे आए ना, अपने ताल्लुकात थोड़े नॉर्मलाइज तो हों। मैं अगर देखें ना आपसे बात ही नहीं कर सकता और आपकी मेरे बारे में इतनी तलखियाँ हैं कि आपको लगता है कि मैं हर हद गुजर जाऊंगा आपसे बदला लेने के लिए, तो फिर तो तलखियाँ बढ़ेंगी ना। बढ़ेंगी बिल्कुल। पहला स्टेज तो सिर्फ ये है कि ये तलखी हम इतनी थोड़ी नीचे आए कि जिसमें आपका और मेरा आपस में थोड़ी बातचीत बहाल हो जाए, कोई मैसेज बहाल हो जाए, कुछ चीज़ें बहाल हो जाएं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हो जाएंगे। फवाद चोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अजीज, सिंध की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान कोटा सिस्टम पर जारी माजराई कम होने की बजाय
बढ़ती जा रही है। दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे पर तंज के तीर बरसा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से पीपल्स पार्टी दौर में की गई 1 से 15 ग्रेड की भर्तियों के खिलाफ फैसला आने के बाद MQM पाकिस्तान ने जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजीद अपना महाज गर्म कर लिया है। मुत्तहिदा के उठाए गए सवालों पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी तुर्की व तुर्की उसी तरह जवाब दे रहे हैं। MQM सिंध हाई कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे रही है। दोनों पार्टियों के दरमियान ये बहस इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध से अब मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है और MQM ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोटा सिस्टम के मुताबिक शहरी सिंध को नौकरियां देने की बजाय जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी सिंध का कोटा खाया जा रहा है। सिंध में कोटा सिस्टम शहरी सिंध के नौजवानों पर तालीमी और सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद करने के लिए लगाया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ गई हैं, MQM का ये भी दावा है। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में MQM राब्ता कमेटी के रुकन हक ने इस बात पर जो ये कहा कि MQM ने हर फोरम और हर मौके पर कोटा सिस्टम की मुखालफत। फिर ये मसलसल हर हुकूमत के साथ आगे की तरफ बढ़ता चला गया और MQM तो शुरू दिन से इसकी मुखालफत कर रही थी। क्यों मुखालफत कर रही थी? क्योंकि MQM कहती है कि दही और दही सिंध का और शहरी सिंध का कोई तफरीक नहीं होना चाहिए। क्या दही इलाके पंजाब में नहीं है? क्या दही इलाके बलूचिस्तान में नहीं है? KPK में नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन चूँकि सिंध में इसलिए इसको फ़र्क रखा गया कि यहाँ पे दो मुख्तलिफ कौमें थे, दो मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग बसते थे, तो एक को पीछे रखने के लिए ये चीज़ें लाई गई हैं और MQM तो हर फोरम पर हर जगह पर इसकी मुखालफत ज़रूर करती चली आई है। अब MQM तो एक तरफ ये दावा कर रही है, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता रात ही हमारे प्रोग्राम में ये दावा किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये तो कॉन्सेंट का ऑर्डर है, यानी दोनों पार्टियों की रजामंदी के बाद ये फैसला है। सिंध हुकूमत ने इस इशू को कंटेस्ट ही नहीं किया और जब कोई फैसला बाय कंसेंट होता है तो उसकी अपील किसी भी एपीलेट फोरम के अंदर नहीं की जा सकती। तो जो तमाम बातें की जा रही हैं, सियासी और नफरत आमेज गुफ्तगू की जा रही है, मैं समझता हूँ वो बेबुनियाद है। उसकी वजह यह है कि ये फैसला बाय कंसेंट हुआ है। सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने कंसेंट दी है इस फैसले के ऊपर। हमने कंसेंट दी और कंसेंट के बाद ये फैसला हुआ। बट बदकिस्मती के साथ जो लोग नफरत की सियासत पर बिलीव करते हैं, जो लोग तफरीक की तासुब की सियासत पर बिलीव करते हैं, उन्होंने फिर शरंगेज बात करने की कोशिश की जो मैं समझता हूँ हकीकत के मुनाफी है और बेबुनियाद है। ठीक, नाज़रीन, तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेयर कराची और MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। आगाज़ मैं इसी से करूँगा जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में कहा कि ये फैसला बाय कॉन्सेंट है, लेकिन MQM इसकी बात नहीं कर रही। एक तो पहले ये रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी ठीक है, जो बाय कॉन्सेंट है और ये फैसला, देखिए आपने जितनी भी क्लिप्स सुनाई हैं, जो भी अब तक की गुफ्तगू है, मैंने सब लोगों को तो खैर नहीं सुना और सारी बातें नहीं सुनी, लेकिन आदिल भाई मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि MQM बिल्कुल कोई एक नया महाज नहीं खोलना चाहती और हम बिल्कुल जो है वो आज के इस परेशान माशरे में पाकिस्तानी जो बिल्कुल परेशान हैं, मेरे सूबे के लोग, मेरे शहर के लोग, वहाँ पर वैसे ही लोग परेशान हैं महंगाई से, बिजली से, पानी के ना होने से। उसके बाद उसके ऊपर ये एक नया महाज खोलना और एक नई लड़ाई शुरू करना हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और हमारी कतई जो है वो ना कोई ये इरादे हैं और ना हमारी सियासत ये है। और हमने पिछले 8 सालों से ख़ुद जो है वो हमारे एक सेल्फ करेक्शन का एक जो है वो एक पूरा एक दौर दारा गुजरा है सारा, और हमने इसको प्रूव किया है। मैं सिर्फ तमाम पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि देखिए ये एक पॉलिसी की और किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तनकीद है कि भाई हमारे यहाँ हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, उस फैसले से जो है वो हमारी इस बात पे इंडोर्समेंट हो जाती है, जो कि हम पब्लिकली पहले से कहते चले आ रहे हैं कि ये जो कोटा सिस्टम सिंध में लागू था और आज तक लागू है, जिसमें शहरी और देही 40% शहरी और देही 60%, आज की जो ये सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन है ये उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही कि लेट्स से कि अगर 40 देही कोटा ख़त्म हो जाता है किसी जॉब पर 60%, तो जाली डोमिसाइल बनाकर जो 40%
शहरी कोटा है, उस शहरी कोटे को भी शहर के लोगों को नहीं दिया जाता। जब हम शहरी कोटे की बात करते हैं तो दैट डजंट जस्ट मीन कि ये सिर्फ उर्दू स्पीकिंग मुहाजिरों की बात हो रही है। इस शहर में पख्तून भी रहते हैं, इस शहर में सिंधी भी रहते हैं, शहर में बलोच भी रहते हैं। मुस्तफा, एक छोटा सा सवाल फिर आप जारी रखिए। ये जो आप जाली डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि विद आप सामने आए कि इतने सैकड़ों, इतने हजार, इतने ये जाली डोमिसाइल हैं, इनकी जॉब्स हुई हैं, वो बिल्कुल सामने क्यों नहीं लाते कि पीपल्स पार्टी का अगर आपका दावा गलत है तो फिर वो ठीक होंगे, तो वो जो बात कर रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए आदिल भाई, आपका क्या ख्याल है कि हाई कोर्ट ने बगैर किसी सबूत को देखे ये फैसला कर दिया, सबूत देखे बगैर फैसला कर दिया? जो आप ये बात करें एमक्यूएम ये ऑलरेडी कर चुकी है। अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है और अपने फैसले में बाकायदा तौर पर ये बात लिखी है, और जिस तरह के सिंध हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल थे और उन्होंने इस वाली बात, उनको जब इस वाली बात का उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इस वाली बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये वाली बातें हुई हैं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ थे। जो कॉन्सेंट से फैसला आने की बात हो रही है, तो इसीलिए तो कॉन्सेंट से फैसला है। तो आप जो फरमा रहे हैं ये बात, ये ऑलरेडी ये प्रूफ्स एमक्यूएम ने कोर्ट में पेश किए, जब भी तो ये फैसला आया। मैं आपसे कदर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इसको हम इशू ना बनाएं, इसके ऊपर जो है वो सियासत ना करें। वैसे ही बड़ी नफरत है, बहुत सारा जो है वो नुकसान हो चुका है। हम बहुत सारी दहाइयों से जो है वो इन तमाम नुकसानात को बर्दाश्त करते हुए आज चले आए। बहुत कोई मसला नहीं है, मैं भी जो है वो चार बातें कर लूँ जो दूसरी तरफ से बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि इसको ठीक करने की, इसको ठंडा करने की ज़रूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपके तवस्सुस से कि अगर हमारी किसी बात से दिल आज़ारी हुई है, कोई हमारा मकसद ये नहीं था कि दिल आज़ारी करना या किसी की लीडरशिप को खुदा न खास्ता जो हिट करना। हम एक पॉलिसी की अपने साथ ग्रीवेंसेस की बात कर रहे हैं कि भाई 70 सालों से देखें पूरे, अगर ये कोटा सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ होती तो पूरे पाकिस्तान में लागू होना चाहिए था, इसे सिंध में ही क्यों लागू है? और अगर फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं हम, ये एक तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एमक्यूएम ने इस वाली बात पे कभी कोई बात ही नहीं की। भाई एमक्यूएम की तो सारी गुफ्तगू इस वाली बात पे है, उठते बैठते महफिलों में, मीटिंग्स में, बाहर तकरीर हर जगह। लेकिन चूंकि आप इस पर बहुत सेंसिटाइज हो जाते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफा कमाल साहब से गुफ्तगू हो रही थी। जी मुस्तफा कमाल साहब, ओवर टू यू। मैं ये कह रहा था कि देखिए एमक्यूएम ने, ये बिल्कुल गलत बात है कि एमक्यूएम ने इसके ऊपर कभी बात नहीं की। एमक्यूएम तो पहले अपनी इब्तिदा से, अपनी इंसेप्शन से ये वाली बात करती चली आ रही है, और ये नहीं ख़त्म हुआ कोटा सिस्टम। फ़र्ज़ करें कि अगर हमसे कोई कोताही रह गई है तो जो हुक्मरान वक्त हैं उनको तो अदल करना चाहिए, उनको ये कोटा सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। हम तो उससे आगे की बात कर रहे हैं। आज तो हम ये कह रहे हैं कि भाई वो कोटा सिस्टम जो है उस पर ही अमल दरामद कर लें। ये जो केस है ये उस कोटा सिस्टम जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का लागू किया हुआ कोटा सिस्टम है, आज की ये सूबाई हुकूमत उस कोटा सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही ईमानदारी से कि 60% देही और 40% शहरी। जब 60% देही का कोटा ख़त्म हो जाता है तो 40% शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर आप रोज़गार ले लेते हैं। देखिए ये कब तक चलेगा? ये और सुप्रीम हाई कोर्ट में ये प्रूव हो गई बात। लेकिन मैं अपनी आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि अगर हमें इस वाली बात को एक्सप्लेन करने में अगर हमारी बात से आपकी कोई दिल आज़ारी हुई है तो भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मैं आपसे जो है उस पर माजरत करता हूँ। हमारा कतई ये मकसद ये नहीं है कि आपकी दिल आज़ारी करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान में हो गया है, लोगों का नुकसान हो गया है, पाकिस्तान का नुकसान हो गया है। ये एडवेंचरिज्म हम 20-20 साल पहले कर चुके हैं। जो अभी बातें कर रहे हैं लोग, ये काम हमने 20 साल 30 साल पहले सारे हो गए। हमें अब जो है वो इवॉल्व करना चाहिए लोगों के मसाइल को देखकर। किसी को भी इससे कोई फायदा, मैं 4 बातें सुनाकर चला जाऊं, कोई मुझे आके 4 बातें सुनाए, इससे आम आदमी का कोई भी फायदा नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो हुकूमत में हैं। बड़ी अहम यहाँ ये आपने बात की है कि आपको अपने इख्तिलाफात से निकलकर और बड़ा खुला दिल करके आप तो कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। अब इसका वे फॉरवर्ड जो है, क्या ये हो सकता है कि आप सीएम सिंध से बात करें और मामले को आगे बढ़ाएं? क्या आए बैठें, कमेटी बना दे 3-4 लोगों की और इस मामले को रिजॉल्व करते हैं? जी देखिए, एक तो हम तो रिसीविंग एंड पे हैं ना आदिल भाई। जो हुक्मरान 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है वो बड़ी पार्टी है,
और उनको ये सोचना चाहिए ना इस वाली बात पे कि उनके इस फैसले के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला क्यों आया। ये तो बहुत बड़ी बदनामी की बात है कि आपने ये और आपके एडवोकेट जनरल को ये वाली बात माननी पड़ी ना वहाँ पे कि हाँ भाई ये सारी जो है वो बेकायदगियाँ हुई हैं, जब तो कोई उनके पास जवाब नहीं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमें वो कहेंगे तो हम बिल्कुल साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और उनको सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं देखिए 40% कोटा से तमाम महाजरों को नौकरी नहीं मिल जाएगी, लेकिन ये जो आप एक महरूमी पैदा हो जाती है लोगों को कि आज एक प्यून से लेकर अफसर तक कहीं भी जो है वो शहर का आदमी नहीं मिलता, ये एक चिंगारी जो है ना हर शहरी के दिल में, शहर वाले के दिल में जल रही है। क्या रियासत के लिए, इवन के पीपल्स पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं है? क्या ही अच्छा ना हो कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहबा या जो है वो आज बिलावल भुट्टो साहब या आसिफ अली जरदारी साहब कि लोग आपके एक्शंस की वजह से तारीफ़ करें, कि जो आपके मुखालफिन भी हैं वो भी कहें कि यार इस पार्टी के जो लोग हैं वो इतने ज़बरदस्त सर्विस दे रहे हैं कि हम मुखालिफ होने के बावजूद भी जो है वो हम इनकी खदमात को सराहते हैं। भाई 15 सालों के बाद तो यहाँ पर दूसरी पार्टीज़ की सियासत ख़त्म हो जानी चाहिए थी ना, आप इतना काम करते। आज अगर लोग पार्टीज़ यहाँ पर उनकी लोग बात सुनते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छी गवर्नेंस नहीं की है। मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि MQM की खुदा न खास्ता कमज़ोर होने से आप मजबूत नहीं हो रहे। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, MQM के कमज़ोर होने से पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरी नहीं है। पीपल्स पार्टी मजबूत नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी के मुखालफिन मजबूत हो रहे हैं। तो आप इस छोटी चीज़ों में, पेटी इशूज़ में ना डलें। हम चाहते हैं कि आपके पास हुक्मरानी है, हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, हम चाहते हैं कि आप इंसाफ करें, अदल करें, लोगों को सर्व करें। हम आपके लिए वो कलमात अदा करेंगे कि आपके अपने भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं बोलते होंगे, आप अच्छा करके दिखाएं खुदा के वास्ते। और इन चीज़ों में मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता, बिल्कुल लड़ाई नहीं करना चाहता। और हमारे मेरे 4 जुमले बोल देने से, किसी के 4 जुमले बोल देने से लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। आए मिलकर जो लोगों के फायदे की कोई सूरत निकालते हैं, हर तरह, हर जगह, हर तरह से बात करने के लिए तैयार हैं। मुस्तफा कमाल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ा एक बिल्कुल टू द पॉइंट और एक बड़ा मजबूत पैगाम मुस्तफा कमाल साहब ने कि आए बैठें और अवामी मसाइल हल करें, और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। तो अब बॉल जो है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़, और बहुत से हमारे साथियों के बड़े करीबी दोस्त साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान जो हैं, आज वो एक दहशतगर्दी के एक वाक़े में, बम ब्लास्ट में, रिमोट कंट्रोल वो ब्लास्ट था जिसमें वो 5 अफराद समेत जो हैं जाम शहादत आज उन्होंने नोश किया। और ये एक रिमाइंडर है अगेन कि दहशतगर्दी जो है, देखिए जो फाटा के जो लोग हैं तकरीबन 56,000 शहदा की कुर्बानियाँ वो दे चुके हैं। तो कब तक वो इस तरह से जनाजे उठाएंगे? और सेनेटर हिदायतुल्लाह खान जिस तरह से जो एक ताज थे, ज़रा सुनिए वो क्या कहा करते थे। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे फाटा वालों की रेजोल्यूशन पर भी कभी कोई अमल दखल होगा, क्योंकि खून हमारा बह रहा है। हम 56,000 लाशें दे चुके हैं, 56,000 सिर्फ फाटा वालों ने, ठीक है। तो हम और लाशें उठाने के काबिल बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला सेनेटर हिदायतुल्लाह खान को जवार रहमत में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह ज़ेब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।